Hello students, this video is about electromagnetic induction which is the fourth unit of class 12th and जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन और वी कैन से दैट टू प्रोड्यूस, जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स मैग्नेटिज्म की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, विच मीन्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जब भी एक कोई हमारे पास अगर एक गिवन सरफेस है, उस गिवन सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि हमारे पास ये सरफेस है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट कर रखा है बी से, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली हम कहना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस के ऊपर फॉल कर रही हैं, तो ds इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ b। सो फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड सरफेस एलिमेंट। ये जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास, जिसको हम डिनोट करते हैं ds से, d एंड d ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल फ्लक्स किसी, जैसे ये हमारे पास एक स्मॉल एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम फ्लक्स फाइंड आउट करें तो इस कंप्लीट एरिया का एक स्मॉल पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे इसको d फाई से रिप्रेजेंट किया है फॉर स्मॉल के लिए। कंप्लीट फ्लक्स को हम फाई से ही डिनोट करेंगे एंड ds इज ऑल्सो अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। एंड ds जो कि एक सरफेस है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। और उस एरिया को हम अगर यूनिट वेक्टर n कैप से डिनोट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ ds वेक्टर से। So it is the dot product of magnetic field strength and surface area vector ds vector। डॉट प्रोडक्ट है, इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो बी डी एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो ये तो हो गई हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म फ्लक्स की। एंड एसआई यूनिट जो होती है फ्लक्स की दैट इज़ वेबर, जिसको हम डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। एंड इट्स की सीजीएस यूनिट है दैट इज़ मैक्सवेल। और 1 वेबर के अंदर 10⁻8 मैक्सवेल होते हैं, और 1 मैक्सवेल के अंदर 10⁻⁻8 वेबर होगा। तो न्यूमेरिकली अगर हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेबर से मैक्सवेल में चेंज करना है, तो हम उसको 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जो वो क्वांटिटी का रिजल्टेंट है, जो कि यहाँ पे फ्लक्स है, वो क्या हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क डन है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसकी वजह से फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। We know that flux is equals to b ds cos थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है फ्लक्स का। तो अगर हम डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो cos थीटा तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बच गया हमारे पास बी डी एस। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन फार्मूला होता है दैट इज़ m1t-2 a-1 एंड डी एस इज़ अ एरिया दैट इज़ L2। तो फ्लक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया दैट इज़ m1 L2 t-2 a-1।
और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला m1t-2a-1 कहाँ से आया, देन यू नो दैट F इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन में क्यू वी, क्योंकि साइन थीटा इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट फॉर दैट. सो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज़ न्यूटन, एंड चार्ज है कूलम में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करा, दैट इज़ m1t-2a-1. अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली फॉल कर रही हैं, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलरली फॉल कर रही हैं, तो दोनों केसेस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी. तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियली किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी, थीटा हमारा 90 डिग्री होगा. टेंजेंशियली मीन्स अगर हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है एंड ये कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, एंड अगर टेंजेंशियली इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉल करेंगी तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री वी नो दैट ज़ीरो होता है. सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो, जो कि मिनिमम फ्लक्स होगा. लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल करेंगी किसी भी गिवन सरफेस पे, देन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1. सो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी हैव डी फाई इज इक्वल्स टू बी डी एस, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्लक्स की. Now onward we have Faraday experiment on electromagnetic induction. जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऑरिस्टेड ने कहा था कि वेन एवर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, देन देयर इज़ ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर. इट मीन्स दैट कि अगर जहाँ पे भी करंट होगा किसी सर्किट में, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर होगा. सिमिलरली फैराडे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ऑरिस्टेड ने ये ऐसा कहा है कि जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिज्म होगा, तो क्या उसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता. तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने 6 ईयर तक काम किया, एंड 6 ईयर्स लेटर उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव की कि वेन एवर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी होगा. और इस चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ अ कॉइल, अ मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर. बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. चाहे उस सर्किट के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ को वो शो कर देता है, वो उसको बता देता है कि देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय डिफ्लेक्टिंग द needle. So according to Faraday law, Faraday experiment, we can say that Faraday ने एक कॉइल ली और उन्होंने उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, और गैल्वेनोमीटर को जब उन्होंने अटैच किया तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था, निडल ज़ीरो पे पॉइंट आउट कर रही थी, क्योंकि उस सर्किट डायग्राम में देयर इज़ नो सेल और बैटरी नहीं था, तो करंट का भी फ्लो नहीं हो रहा था. करंट नहीं था जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कहाँ से डिफ्लेक्शन शो करता. लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और जो कि रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन. तो उन्होंने एक मैग्नेट ली और उस मैग्नेट को उन्होंने उस कॉइल के पास सिंपली रख दिया. देन ही सीज दैट कि देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर. अभी भी मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से भी कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं हो रही. फिर उन्होंने उसी मैग्नेट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आगे मूव कराना स्टार्ट किया. जैसे ही मूव कराना स्टार्ट किया, यू नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल हुई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं फ्लक्स
प्रोड्यूस हुआ। और फ्लक्स जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉल होंगी, मतलब ज़्यादा फ्लक्स होगा। जब इसको दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही कम फॉल होंगी, इट मीन्स फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सो जब उन्होंने नॉर्थ पोल को कॉइल के टूवर्ड्स लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के ऊपर फॉल हुई, तो ये गैल्वेनोमीटर टूवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। और जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन, वही डायरेक्शन करंट की होती है। सो दिस पॉइंट्स दैट के कॉइल के अंदर, ड्यू टू मोशन इन द मैग्नेट देयर इज़ अ करंट डिटेक्ट हुआ। जब उन्होंने उसको वेलोसिटी के साथ मूव कराने के बाद फिर दोबारा उसी मैग्नेट को वहीं छोड़ दिया, ही अगेन सीज दैट जब उनकी उस मैग्नेट की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, गैल्वेनोमीटर अगेन शो डिफ्लेक्शन एट ज़ीरो, निडल फिर से ज़ीरो पे आ गई। फिर उन्होंने उस मैग्नेट को इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दिया, एंड ही सी दैट कि जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इट मीन्स दैट जब नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास ला रहे थे, गैल्वेनोमीटर टूवर्ड्स राइट शो कर रहा था डिफ्लेक्शन। जब नॉर्थ पोल को हम पीछे लेके जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट शो कर रहा है डिफ्लेक्शन। ये चीज़ आगे भी यूज़ होगी, याद रखना। जब नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं टूवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन, और राइट डिफ्लेक्शन होगा, इट मीन्स जो पोल पास आ रहा है दैट इज़ नॉर्थ पोल। और जब दूर लेके जा रहे हैं तब डिफ्लेक्शन लेफ्ट में शो हो रहा है, इट मीन्स अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो हम कॉइल मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। और वही डायरेक्शन होगी करंट की जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से उन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व करी कि वेन एवर देर इज़ अ रिलेटिव मोशन इन द मैग्नेट, जब भी मोशन मैग्नेट का होगा तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अदरवाइज नहीं। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मूव करती है कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स जब आगे मूव करेगी कॉइल तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, पीछे मूव करेगी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब कॉइल मूव ही नहीं करेगी, जब ये मैग्नेट मूव ही नहीं करेगी, तब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज़ दैट एज मैग्नेट एंड कॉइल आर ब्रॉट एट रेस्ट, दोनों को अगर हम रेस्ट पे रख देते हैं, देर इज़ नो डिफ्लेक्शन, देर इज़ ज़ीरो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि अगर गैल्वेनोमीटर को हमें स्पीडीली या हम कह सकते हैं फास्ट डिफ्लेक्शन देखना है हमें, तो इस कॉइल का जो मूवमेंट होगा, इस मैग्नेट का जो मूवमेंट होगा वो भी फास्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से देर इज़ अ फास्ट, और वी कैन से दैट देर इज़ अ चेंज, फास्ट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे ने दो लॉ भी दिए ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उनका फर्स्ट लॉ था कि वेन एवर देर इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक करेगा और वो चेंज होगा, आइदर वो इंक्रीज होए या फिर डिक्रीज हो, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। और वो EMF तभी तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे ही ये मैग्नेट एट ज़ीरो वेलोसिटी पे होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है, देर इज़ नो मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से देर इज़ नो इंड्यूस्ड करंट। एंड सेकेंड लॉ इज़ दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमने मोड में लिखा है इन अ कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, d/dt। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, ये इस तरह से इक्वेशन है प्रोपोर्शनल टू d/dt। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं इज इक्वल्स टू k लिख दूँ, k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इस k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल्स टू d/dt। इट मीन्स दैट
कि जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। जितना कम फ्लक्स होगा उतना ही कम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आर थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in which this first finger gives the direction of magnetic field, this thumb will gives the motion of the coil, and this gives the direction of induced current, जिसके अंदर जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, which is given by the middle finger. So this is all about Faraday law and electromagnetic induction.